नमस्कार। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीपीएसयू वर्ल्ड डायरेक्टर फोरम के प्रेसिडेंट मिस्टर मनोज मिश्रा जी। मिश्रा जी, आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अभी ज़्यादातर जो हमारे फोरम में जो मेंबर्स हैं, ज़्यादातर मेंबर्स अभी रिटायर्ड मेंबर्स हो चुके हैं। ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट कैसे करें, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे रही, सबके लिए एक इशू है। सब सब अपने-अपने तरीके से सोचते हैं। तो ये इस फोरम की एक खासियत है कि अलग-अलग टॉपिकल सब्जेक्ट लेके उन पे डिस्कशन करते हैं। तो इस बार डिस्कशन है रिटायरमेंट प्लानिंग में, कंजर्वेटिव स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम कैसे अपना पैसा लगा सकें, किस तरह से निकाल सकें उस पैसे को, ताकि से 80 साल के बाद भी हमारी उम्र होगी, उसमें भी हम लोगों का पर्पस बना रहे। इस तरह का एक जो एजेंसी हमने एचडीएफसी एजेंसी थी, उन्होंने हमारा इस चर्चा की और बड़ी एक्टिव चर्चा हुई। आपने देखा सब मेंबर्स ने अलग-अलग पार्टिसिपेट किया। जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, इसमें क्या आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसकी प्लानिंग कब से शुरू करनी चाहिए? मुझे ख्याल से तो सबसे पहली तनख्वाह मिलने से शुरुआत कर देनी चाहिए। जब तक अपनी सेविंग नहीं करेंगे और उस सेविंग को सबसे पहले तो अगर युवाओं के लिए आप कहेंगे, सबसे पहले है कि आपने स्किल बढ़ाइए, अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाइए ताकि अच्छा अर्निंग वाली आपको जॉब मिले, या अगर आप किसी और बिजनेस में कर सके तो वो करें। वो तो सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद जो अर्निंग बढ़ती है, क्योंकि अर्निंग बढ़ाने से ही बाकी सेविंग वगैरह चीजें आएंगी। आपको सेव करना है, उसमें से सेव पहले करना है, अच्छी उसमें करना है, देन उसको प्रॉपर इन्वेस्ट करना है। उसी उसी के लिए ये गया है जो एजेंसी आई, इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो अगेन इनकम बढ़ाइए, क्वालिफिकेशन बढ़ाइए, सेव कीजिए और प्रॉपर इन्वेस्ट। सर, आज की जो मीटिंग थी, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए? तो भाई म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आप सब बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड डेफिनेटली जाना चाहिए, हमें तो मानना है। लेकिन ऑब्वियसली सबका अलग-अलग रुचि है और सबका माइंडसेट अलग-अलग तरीके से, रिस्क एपेटाइट सबका अलग है। कोई सेफ प्रोडक्ट में जाना चाहता है, बैंक के एफडी में जाना चाहते हैं, कोई प्योर इक्विटी प्ले करना चाहते हैं, कोई उससे भी आगे जो चीज़ है क्रिप्टो वगैरह जाना चाहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमने देखा है कि लगभग पिछले कई सालों का हम देखें तो ऑन एन एवरेज 14 से 16% का रिटर्न देता है एनुअलाइज़ बेसिस पे। इससे बढ़िया क्या होगा आपको? सर, एफडी और म्यूचुअल फंड में दोनों में क्या अंतर दिखा है आपको? नहीं, नहीं, म्यूचुअल फंड के 2 हैं, एक्टिव और पैसिव। इंडेक्स इंडेक्स को तो पैसिव कहते हैं। इसमें बेसिकली जो इंडेक्स में से सेंसेक्स का या निफ्टी का ले लिया, उसी को वो मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं। तो उसमें मैनेजमेंट फीस कम होती है और रिटर्न वही जो मैंने 14 से 16% बनाया वो। फंड में जनरली मान के चलते हैं, फीस ज़्यादा होती है। फंड मैनेजर होता है वो अपना खुद सोचता है, अपना दिमाग लगाता है। उसकी एम ही होता है, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड अल्फा, कि जो हमें निफ्टी दे रहा है, ये जो इंडेक्स दे रहा है, उससे थोड़ा-सा बढ़ के 2-3% बढ़ा के दे। इसी में एक्टिव फंड है। अलग-अलग थीम है उसमें, और मतलब अगर देखा जाए तो 800,000 स्कीम होंगी शायद। सीपीएसयू वर्ल्ड डायरेक्टर फोरम के चेयरमैन वसंत बागड़ा जी आज हमारे साथ हैं। सर, आज जो ये रिटायरमेंट प्लान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वैसे तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आज की गैदरिंग में, सारे फाइनेंस डायरेक्टर थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रहे हैं और उन्होंने अपनी-अपनी कंपनियों में बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेज किए हैं। सो उन सब का इन्वेस्टमेंट के बारे में, रिस्क के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है। परंतु जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है, तो हमेशा, क्योंकि कंपनी का फाइनेंस मैनेज करना एक बात है, बहुत प्रोफेशनली और ध्यान से मैनेज करते हैं। अपने फाइनेंस के बारे में हम सब लोग नेग्लिजेंट ही रहते हैं। ज्ञान होते हुए भी हम वो नहीं करते। तो एक सही पर्सपेक्टिव में आज सारा विषय हम सबके सामने एक एक्सपर्ट ने रखा है। तो इसमें थ्योरेटिकली या एकेडमिकली कुछ भी नया नहीं था। लेकिन चूँकि हम करते नहीं है जानते हुए भी, इसलिए जो एक अ, वे फॉरवर्ड मिला है, सबके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा। सर, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा आज लोगों को बताया गया उसके फायदे और नुकसान। उसमें आपको क्या लगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करना? देखिए, इन्वेस्टेबल फंड्स सबके पास में हैं, कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना ही होता है और सेविंग बैंक या एफडी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता और इसलिए कहाँ पर इन्वेस्ट करना, तो उसके लिए डेफ़िनेटली म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव, टैक्स एफिशिएंट
और अच्छा रिटर्न देने वाला और सेफ सोर्स है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत ही फोरफ्रंट में है, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए। सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे अपनी बचत करें और रिटायरमेंट प्लान कैसे करें? रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायरमेंट के बाद शुरू नहीं होती। रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू होती है अर्निंग के साथ में ही। अर्निंग में से ही किस प्रकार से अपने फाइनेंस को मैनेज करें, कितना अर्न करें और कितना फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे और उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग तो सर्विस ज्वाइन करने के साथ ही या बिजनेस शुरू करने के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए। अगर वर्किंग टाइम में सर्विस हो या बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, उसमें अगर प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ कमाया खर्च कर दिया और उसको एक लॉन्ग टर्म चैनलाइज नहीं करेंगे और रिटायरमेंट के बाद में जो शुरू करेंगे तब तक तो काफ़ी लेट हो जाता है। इसलिए जहाँ तक माय मैसेज टू ऑल द यंगस्टर, युवाओं को जो मेरा संदेश का सवाल है कि आप अपना पर्सनल फाइनेंस अभी से मैनेज करना शुरू करें। जितना खर्च करें उसमें से कम 10-15% बचाएं और उसको लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करें, सेफ भी और रिटर्न भी। अभी यंग है इसलिए रिस्क भी ले सकते हैं, तो एक अच्छा हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट में करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हाई रिटर्न रिस्की से कम होते जाता है, सेफर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा होता जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू करना चाहिए। सर, अयोध्या में सीओ सिलेक्शन कमेटी में आपका नाम चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, अयोध्या का मंदिर ट्रस्ट मैनेज्ड मंदिर है, ट्रस्ट का उसको प्रबंधन करना होता है। विश्व हिंदू परिषद का या संघ का कोई डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप होता भी नहीं है भी नहीं, परंतु फिर भी क्योंकि मंदिर का निर्माण, मंदिर के लिए निर्माण के लिए सारे पैसे का संग्रह विश्व हिंदू परिषद और संघ ने मिलकर किया है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि भी कोई संबंध ही नहीं है। तो हम सब लोगों की रुचि रहती है कि मंदिर अच्छे तरीके से चले, अच्छा प्रबंधन हो, उसमें अच्छे ट्रस्टी हो, अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह आए। तो मेरा जहाँ तक नाम का सवाल है, ये तो मीडिया ने नाम क्रिएट किया, 2-3 दिन चला और अपने आप जब सच्चाई सामने आई तो सारी बात आप सब लोगों के सामने है। और जो जहाँ तक सीईओ का सवाल है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का, उसके लिए एक चयन समिति बनाई गई है। चयन समिति की बैठक भी हो गई है और उन्होंने उसके लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है उनसे आवेदन भी उन्होंने आमंत्रित कर लिए हैं। 17 तारीख लास्ट डेट है और उसके बाद में सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी और वो सेलेक्ट करके ट्रस्ट को रिकमेंड करेंगे। सर, जिन लोगों ने चंदा चोरी किया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चंदा चोरी करने वाले अपराधी तो हैं ही, लेकिन वो अपराधी सिर्फ चोरी के ही नहीं है, उन्होंने हिंदुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचाई है। राम मंदिर जिस प्रकार से पूरे सनातन वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के सनातन और धर्मावलंबियों की, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जिस प्रकार से आस्था का एक जागरण केंद्र बना था, क्योंकि विश्व में ये एक एकमात्र उदाहरण है कि जहां किसी इस्लामी शक्ति ने दूसरे धर्म के पूजा स्थल को नष्ट करके अपनी मस्जिद बनाई और उस दूसरे धर्म ने अपना धर्मस्थल वापस रिकवर कर लिया। ये एकमात्र उदाहरण है अभी तक का। तो पूरे विश्व के हिंदुओं की आस्था का केंद्र था। इस प्रकार की चोरी की घटना से उस आस्था को ठेस पहुंची है, लेकिन ये एक टेम्परेरी बात है, क्योंकि राम में हिंदू की आस्था इतनी गहरी है कि एक 5 कर्मचारियों के चोरी करने से कोई आस्था हिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। और उसका प्रमाण यही है कि आज भी इतना सब कुछ मीडिया हाइप होने के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या में या वहां पर दान पेटी में, चढ़ावे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। और धीरे धीरे जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, अपराधियों को सजा मिल जाएगी, सारी बात पुरानी हो जाएगी। लेकिन वो हिंदू समाज के अपराधी हैं, भगवान राम के अपराधी हैं, कानून के अपराधी तो हैं ही। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएसयू वर्ल्ड डायरेक्टर फॉर्म के मुख्य सचिव डीसी आर्या जी। सर, आज का जो कार्यक्रम था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था और कितना सफल रहा? ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पांडे साहब,
हमारा राष्ट्र गरीब राष्ट्र की श्रेणी में आता था, अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक इसे विकसित भारत बनाने का प्रयास किया है, उसका लक्ष्य रखा है, जो हमें मानना है कि वो सफल होगा। पर हमारा एक बहुत बड़ा जो है विचार रहा है कि हमारे राष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। कोई आदमी गरीब नहीं होना चाहिए, किसी के पास भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोजगार के साधन ना हो, पूंजी की कमी की वजह से कोई रोजगार न कर पाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, बिना गारंटी के गरीब इंडिविजुअल्स को, एमएसएमईज को, इंडस्ट्रीज को लोन मिलता है, अच्छा बड़ा लोन मिलता है, सब्सिडीज मिलती है। पर फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा की कमी है। जो लोग नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं, एक उम्र के बाद जैसे 60 साल है, उनके पास जो है वो साधन नहीं रहते। नौकरी करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाती है। बहुत से प्राइवेट में तो कोई पेंशन है ही नहीं, सरकारी में पेंशन है तो वो भी उनकी तनख्वाह आधी हो जाती है। अब वो अपने जीवन स्तर को कैसे मेंटेन करें? इसके लिए मेरा तो मानना है कि स्कूलों से भी, बचपन से भी ये शिक्षा होनी चाहिए कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज का महत्व का पता होना चाहिए। हमारा पैसा कैसे बढ़े, हमारे पास बिल्कुल एकदम से वाइट कैपिटल कैसे हो, हम भ्रष्ट कैसे ना हो, किसी भी तरीके से हम हर हाल में ईमानदार रहें और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करते रहें। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपना निवेश करते रहें। अब सवाल आता है कि निवेश कहाँ करें? उसके लिए हमने ये आज का प्लान रखा था। इसका नाम जरूर रिटायरमेंट प्लानिंग था, पर ये वेल्थ मैनेजमेंट का हमारा प्रोग्राम था कि आपको अपने धन को कैसे जो है सुनियोजित तरीके से, इस तरीके से जो है निवेश करना है कि वो बढ़ता रहे। और देखिए, जितना आप अमीर होंगे, जितना आपके पास धन होगा, उतना आप समाज के योगदान में, प्रगति में काम कर पाएंगे, उतना आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा भविष्य दे पाएंगे। तो इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि भी आपने रोटी खा ली, भूखे नहीं सोए। होना ये चाहिए कि आप एक सुखमय जीवन जी भी सकें और अपने बच्चों को भी दे सकें और समाज में भी, जैसे सीएसआर का है, ऐसे योगदान आप कर पाएं। सर, आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता हो? पांडे साहब, मेरा कुछ बचपन से ही मत रहा है कि सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। मैं जाति प्रथा का भी बहुत विरोधी रहा हूँ। गरीबों के साथ भेदभाव जो होता रहा है उसे भी मैंने देखा है, और सरकारों की अवहेलना भी मैंने देखी है कि गरीबों के प्रति जो है कुछ ऐसी योजनाएं तो आपने ला दी कि जिससे जैसे नारा लगे, लेकिन वास्तव में उनका जीवन स्तर उठाने के लिए वो कार्य नहीं किए जो होने चाहिए थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद स्थितियां बदली हैं, और हमारा भी एक दायित्व है कि हम भी राष्ट्र निर्माण में योगदान करें, सबको प्रेरणा दें कि आप कैसे जो है अपने आप धन को बढ़ा सकते हैं, समाज की उन्नति में कैसे जो है आप योगदान दे सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ जो है हमने आज का प्रोग्राम रखा। सर, महंगाई को देखते हुए रिटायरमेंट प्लान कैसे करें? देखिए साहब, महंगाई को देखते हुए मुद्दा तो यही है कि आपके पास महंगाई से ज्यादा कमाई हो, जो आपकी आज की आय है वो महंगाई से ज्यादा बढ़े। आज के इस सेमिनार में ये बताया गया कि आपको सिक्योरिटी भी रखनी है, यानी आपको डेट इन्वेस्टमेंट में, फिक्स्ड इनकम ग्रुप में अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी करनी है कि आपका रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। उससे भी कुछ थोड़ा ज्यादा हो तो ठीक है, बाकी आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ रिटर्न सबसे ज्यादा है। अगर आप एक अच्छे जो है सुयोग्य सलाहकार की सहायता से या अपने मतलब बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान उस दिशा में प्राप्त करके कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर भी बहुत जरूरी है कि आपके पास जो है ऐसी एसेट्स हो और
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, कि हमारे यहाँ सुख की निशानियों में ये भी कहा गया कि आपके सर पे छत होनी चाहिए, खाने के लिए इतना होना चाहिए कि आप भी भूखे न सोएं, साधु भी भूखा ना जाए। तो इस प्रकार से हम जो है महंगाई के लिए पूरा रिस्क लेकर के अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके जो है हम उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये युवाओं के लिए संदेश तो सबसे बड़ा यही है कि उन्हें अपने पाँव पे खड़ा होना है। उन्हें अपनी बुद्धि को, ज्ञान को इतना बढ़ाना है कि उन्हें किसी के लिए अपना हाथ ना फैलाना पड़े। वो खुद एक उदाहरण बने कि हाँ, इस राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक मैं ही हूँ। मैं ही सबसे आगे लीड लूँगा, सबसे अच्छे काम करूँगा। मुझे ये नहीं कि नौकरी लेनी है, मुझे इतना सक्षम होना है कि अगर नौकरी नहीं मिलती है तो मैं नौकरी दे सकूँ, अपने आप को अपना रोजगार कर सकूँ। यहाँ सरकार की भी सहायता की ज़रूरत है, वो लोन दे, सीड मनी दे, इक्विटी में भी सपोर्ट करे, तो इस कार्य को, राष्ट्र की प्रगति को हम और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये थे डीसी आर्या जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग स्टार्टिंग से ही करें और जो भी आपको मिलता है उसमें से कम 10% की बचत ज़रूर करें। एनपी न्यूज़ मेट्रो के लिए सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे। अभी हमारे साथ नीरज छाबड़ा जी हैं। सर, आज जो ये कार्यक्रम था इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ये आज। रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर जो है, के ऊपर उन्होंने हमारे को जो है बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत सी चीज़ें हम पहले भी जानते थे, लेकिन उसके अंदर आज जो है कुछ इजाफा हुआ, कुछ और नई चीज़ें भी जानने को मिली। मैं तो ये बोलूँगा कि हम लोग जैसे फाइनेंस के फील्ड के हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग हम खुद करते हैं, लेकिन अगर हम उसको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, तो हम अपनी जो है इनकम जो है आफ्टर रिटायरमेंट, हम अवर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स वो हम एनहांस कर सकते हैं इफ वी टेक द प्रॉपर गाइडेंस एज वेल। सर, आप फाइनेंस डायरेक्टर रह चुके हैं। आपने कंपनी के हित में काम किया है। कंपनी के लिए काम करना और अपने लिए व्यक्तिगत काम करना दोनों में कितना अंतर होता है? देखिए, जब आदमी कंपनी के लिए काम करता है तो उसका सारा ध्यान कंपनी में ही होता है और अपने पर्सनल फाइनेंसेस को नेग्लेक्ट करता रहता है। उससे कई बारी हमें, जैसे मेरा अपना ही एग्जांपल है, कई बारी मुझे जो है उससे काफ़ी लॉसेस भी हुए। फंड आइडली पड़े रह गए बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। और जब इन्वेस्ट कर किए और राइट टाइम नहीं था इन्वेस्ट करने का, उसके अंदर भी घाटा हुआ। तो आदमी हमेशा, जितने भी लोग होंगे, मैंने 90% ऑफ जो है ऐसे लोग होते हैं मैंने देखे हैं जो अपने पर्सनल फाइनेंसेस को जो है ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज के टाइम के अंदर जो है जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वी शुड बी वेरी केयरफुल इन मैनेजिंग अवर ओन फंड्स। ऑफिस का काम तो करना है ही है, वो तो करना ही है, उस पर तो आपकी कंसंट्रेशन रहनी चाहिए। थोड़ा टाइम अपने पर्सनल फाइनेंसेस के लिए भी निकालना चाहिए हमें, और उसको जो है राइटफुली उसको इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए। और इस सभा में कृष्ण संधि प्रस्ताव किस तरह रखते हैं सुनिएगा कि तो न्याय अगर तो आधा दो। भाई कुरुवंश के पांडव और कौरव बराबर के हकदार हैं, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। क्या है वो 5 ग्राम जो श्री कृष्ण ने मांगे रिटायरमेंट के प्रत्यक्ष में? आज हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, और जिस सरल तरीके से अभी तक आपसे बात की है आगे भी उसी सरल तरीके से करूंगा। लेकिन पहले कहा था क्षमा याचना, मैं जय हूं, क्षमा याचना आपसे पहले करता हूं, गलतियां मैं करूंगा, माफ कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो 5 पड़ाव क्या है उनको समझते हैं, और आपके रिटायरमेंट में कुछ उससे क्या फायदा हो सकता है वो समझने की कोशिश करें। समय को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूं। पहले हम समझते हैं एसेट क्लासेस क्या होते हैं। आप सब जानते हैं कि इक्विटी इज वन एसेट क्लास, डेट इज वन एसेट क्लास,
तो उन एसेट क्लासेस का समावेश करके रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, आइए सबसे पहले दिमाग को हिला देने वाला एक ऐसा डिस्कशन आपके सामने रखता हूं। यू विल बी रियली सरप्राइज्ड व्हाट इट इज। सबसे पहले डेट के ऊपर बात करते हैं। आप सबने इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, निवेश भी किया होगा। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है आपके हिसाब से? क्या आप में से किसी ने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया है? किसी ने भी? What is a debt mutual fund? Anybody, if you want to answer. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स लेते हैं, तो फंड लेता है, फंड इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। सर ने कहा एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, बॉन्ड्स खरीदता है। क्या वो इक्विटी खरीदता है? डेट फंड इज नॉट सपोज्ड टू। सर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। डेट फंड इक्विटी बाजार में निवेश नहीं करता। आप सब ने जब अपनी नौकरी शुरू की, पहली तनख्वाह 1000 रुपए में होगी या उससे भी कम होगी? 810 रुपए। और उस तनख्वाह में से 30% पैसा कट के, क्योंकि उस समय 2015 की गाइडलाइंस आने से पहले प्रोविडेंट फंड का 100% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में निवेश करना अनिवार्य था।